अस्सलाम वालेकुम जी। आज के इस लेक्चर में मैं आपको फ्री फॉल मोशन की कुछ 3 इम्पॉर्टेंट सिचुएशंस कराऊंगा, जिसमें पहली सिचुएशन ये है कि अगर आपने दो मैसेज को थ्रो किया इन द अपवर्ड डायरेक्शन विद डिफरेंट वेलोसिटीज v1 एंड v2, तो वो जो हाइट गेन करते हैं, मैक्सिमम हाइट, उनमें रेशो क्या होगी। h1 और h2 इनकी मैक्सिमम हाइट्स हैं, तो इनकी अगर रेशो फाइंड करनी हो तो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज रेशो क्या होंगी। एक ये सिचुएशन है। फिर इसका एक क्वेश्चन भी होगा। दूसरा, अगर आपने दो मैसेज, डिफरेंट मैसेज ड्रॉप किए हैं डिफरेंट हाइट्स के साथ, ठीक है, एक को h1 से ड्रॉप किया है, दूसरे को h2 के साथ ड्रॉप किया है, इनके जो टाइम ऑफ फ्लाइट्स हैं, एक का t1 है दूसरे का t2 है, तो इनमें रेशो क्या होगी। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन कि अगर आपने दो डिफरेंट मैसेज सेम हाइट से ड्रॉप किए तो इनमें टाइम, जो इनका नीचे तक टाइम लगा है, उसमें रेशो क्या होगी। इसका क्वेश्चन भी करेंगे। फिर अगर आपने दो मैसेज को, एक को अर्थ पे ड्रॉप किया है सेम हाइट से और दूसरे को मून पे ड्रॉप किया है सेम हाइट से, तो उनके टाइम टू रीच एट द बॉटम में रेशो क्या होगी, जहाँ पे एक्सेलरेशन डिफरेंट होगी। तो इन सारे केसेस में इक्वेशन ऑफ मोशंस को यूज़ करेंगे और एयर रेजिस्टेंस को हम इग्नोर करेंगे। आपको पता है एयर रेजिस्टेंस जब होती है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तो इक्वेशन ऑफ मोशंस एप्लीकेबल नहीं होती। तो इन सारे केसेस में जो आपके पास है वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो पहले पहले केस की तरफ चलते हैं जी। इसमें क्या होगा, किस तरीके से आप हाइट्स की रेशो फाइंड करेंगे। अब आप देखें, अगर ये मैस जो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, फाइनल वेलोसिटी आपको पता है, हाइट आपको पता है। दूसरे केस में क्या है कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v2, हाइट h2, फाइनल टॉप पे वेलोसिटी जो है ये इसकी भी ज़ीरो है, मैक्सिमम हाइट पे जा रहे हैं। तो इसमें दो तरीक़ों से आप कर सकते हैं। आप एनर्जी मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इक्वेशन ऑफ मोशंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आसान तरीका है एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड से मैं आपको कराता हूँ कि देखें, बॉटम पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी है और ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv1 स्क्वेयर, टॉप पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इज इक्वल टू गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज। ये आपके पास इस ऑब्जेक्ट के लिए इक्वेशन बनेगी। तो मैथ जो है इसका कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास v1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh1। सो v1 स्क्वेयर इज प्रोपोर्शनल टू h1। हाइट जो रीच है वो इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप इनिशियल वेलोसिटी को डबल करते हो तो हाइट आपकी 4 टाइम इंक्रीज होगी। सो हाइट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ, हाइट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इसी तरीके से अगर आप दूसरे मैथ्स के लिए निकालेंगे, इसके लिए तो आपके पास क्या होगा, हाफ mv2 स्क्वायर इज इक्वल टू mgh2। अगर दोनों के मैसेज फर्क भी होंगे तो मैथ्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। सो v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh2। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि हाइट h1 और h2 में क्या रिलेशनशिप बनता है, तो आपने यहाँ पे देख लिया कि हाइट इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर दें तो मेरे पास ये बनता है v1 स्क्वायर ओवर v2 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2gh1 डिवाइडेड बाय 2gh2। सो जो हाइट के अंदर रेशो बनता है h1 divided by h2, that is directly proportional to the square of velocities v1 square divided by v2 square। ये इम्पॉर्टेंट बात है, ये इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है। अगर आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। फिर आप इस शॉर्टकट को यूज़ करते हुए सिचुएशंस को हैंडल कर लेंगे। अगर मैसेज का फ़र्क भी होता तो फिर भी कोई फाइनल आंसर पे कोई फ़र्क ना पड़ता। फिर भी जो हाइट के अंदर रेशोज़ हैं वो
इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। h1/h2 इज v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई v2 स्क्वायर। ठीक है, इसी का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। टू बॉडीज आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद देयर इनिशियल स्पीड्स इन द रेशियो, सो एक v1/v2 के बीच में जो स्पीड है वो है 2:3। देन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाई दीज ऑब्जेक्ट्स, हमने क्या निकालना है, h1 डिवाइडेड बाई h2 के बीच में क्या रेशियो है। जैसा ऊपर हम इस्तेमाल कर चुके हैं कि h1/h2 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई v2 स्क्वायर। हमें गिवन क्या है, v1/v2, तो इसमें डालेंगे v1, इसको हम लिख सकते हैं v1 डिवाइडेड बाई v2 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2/3 होल स्क्वायर, so which is equal to 4/9. So ratio of their heights is equal to 4/9. अगर आपको वेलोसिटीज की रेशियो के बजाय हाइट की रेशियो दी होती और आपसे वेलोसिटीज की रेशियो फाइंड करवाता, फिर आप क्या करते, फिर स्क्वायर रूट ले लेते आप। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा केस ये है कि अगर आपने दो मैसेज को m1 एंड m2, दे मैसेज आर डिफरेंट, दो डिफरेंट हाइट से ड्रॉप किया है, h1 और h2 से। तो इस ऑब्जेक्ट ने m1 ने इसका जो टाइम लगा है t1 लगा है, इसका टाइम जो है वो t2 लगा है। हमने देखना है कि उनके टाइम्स में क्या रेशियो है। t1/t2 की रेशियो फाइंड करनी हो, मैसेज चाहे सेम हो या डिफरेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब जो टाइम लगेगा इसके लिए कौन सी इक्वेशंस आप इस्तेमाल करोगे। इनिशियल वेलोसिटी दोनों की जीरो है, ये रेस्ट से ड्रॉप की गई है, इंपॉर्टेंट बात ये है। ठीक है, तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, टाइम आपको पता है, हाइट आपको पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो इक्वेशन कौन सी लगाएंगे, जो आपके पास s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की जगह h1, इनिशियल वेलोसिटी 0, 1/2 जी t1 स्क्वायर। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि हाइट और टाइम का जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। ठीक है, अगर आप हाइट को इंक्रीज कर देंगे तो टाइम आपके पास क्या होगा, ये टाइम भी आपके पास इंक्रीज होगा। इसी तरीके से आप h2 की इक्वेशन निकालेंगे तो 1/2 जी t2 स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप इस्तेमाल करते हुए h1/h2 कर दें, डिवाइड कर लें h1 डिवाइडेड बाई h2, तो आपके पास 1/2 जी कैंसिल हो जाएगा और यू विल गेट t1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई t2 स्क्वायर। ठीक है, सो हमें निकालनी थी रेशियो t1/t2, तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। t1 डिवाइडेड बाई t2 विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h1 डिवाइडेड बाई h2। ये बात आपको समझ आ गई कि जब आपको डिफरेंट हाइट से दो मैसेज को ड्रॉप करेंगे और उनका जो टाइम है, टाइम के अंदर रेशियो फाइंड करेंगे तो वो स्क्वायर रूट ऑफ h1/h2 के इक्वल होगा। तीसरा केस, अगर आपके पास दो डिफरेंट मैसेज हैं, सेम हाइट्स से ड्रॉप करते हो दोनों को, तो उनका जो टाइम होगा उनमें रेशियो फाइंड करनी हो तो क्या होगा। अब देखें, जब हाइट आपने सेम रखी है तो दैट मीन्स मैसेज डिफरेंट है, मैसेज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो एयर रेजिस्टेंस ना हो तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मैस के इंडिपेंडेंट होता है, चाहे मैस जो मर्जी हो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 ही होगा, विच इज़ कांस्टेंट। सो इस केस में अगर आपके पास टाइम की वैल्यू फाइंड करनी हो या रेशियो फाइंड करनी हो तो दैट विल बी इक्वल टू t1 विल बी इक्वल टू t2, या t1 डिवाइडेड बाई t2 विल बी इक्वल टू 1:1। टाइम के अंदर रेशियो फाइंड करनी हो तो ये एक पास पेपर का क्वेश्चन है। A ball of mass m1, another ball of mass m2 are dropped from equal heights.
इफ m1 इज ट्वाइस एज कंपेयर टू m2, मैसेज का फर्क है, हाइट सेम है, then the time taken by the balls T1 and 2 are released as, so T1 और T2 के बीच में रेशो फाइंड करनी है, रिलेशनशिप फाइंड करना है। जब हाइट आपके पास सेम है, ये क्वेश्चन को आपने अंडरलाइन करना है कि कंडीशन क्या है। सो इक्वल हाइट्स से ड्रॉप किए गए हैं। जब आपने इक्वल हाइट से ड्रॉप किया है तो दैट मीन्स के टाइम जो है उनका सेम लगेगा। सो T1 इज इक्वल टू T2। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। तीसरा केस करते हैं कि अगर आपने दो मैसेज, चाहे वो इक्वल मैसेज है चाहे वो डिफरेंट मैसेज है, मैसेज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, उनको ड्रॉप किया है, एक को अर्थ सरफेस पे ड्रॉप किया है और जो हाइट एच जो है उसने कवर किया। टाइम जो लगा है हाइट एच पे, T1 लगा है, सेम हाइट से दूसरे मैस को मून पे ड्रॉप किया है। अब मून और अर्थ में क्या फ़र्क है? एक्सेलरेशन का फ़र्क है। लेट्स से यहाँ पे एक्सेलरेशन A1 है, यहाँ पे एक्सेलरेशन A2 है, तो हमने देखना है कि उनकी टाइम की रेशो हम अगर फाइंड करना चाहें तो एक्सेलरेशन के साथ कैसे रिलेटेड होगी। ठीक है, तो आप ज़रा देखिए, इसमें इनिशियल वेलोसिटी दोनों की ज़ीरो है। अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो तो हाइट और टाइम और एक्सेलरेशन का क्या रिलेशनशिप होता है? आज ही हमने बात की है, 1/2 AT²। ठीक है, तो हाइट दोनों में सेम है। ये हम मून के लिए लिखते हैं, अर्थ के लिए लिखेंगे 1/2 A1 T1²। दिस इज फॉर अर्थ एंड दैट इज फॉर मून 1/2 A2T2²। जब एक्सेलरेशन का फर्क है तो उसका मतलब टाइम का भी फर्क होगा। इन दो इक्वेशंस को यूज करते हुए अब देखें दोनों में हाइट सेम है, तो आप देखें टाइम जो है और एक्सेलरेशन वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। जब दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है तो वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, अगर दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दें तो आपके पास क्या बनेगा? 1/2 A1T1² इज इक्वल टू 1/2 A2T2²। ये कैंसिल कर दें आप, आपके पास जो टाइम का रेशो बनता है T1² डिवाइडेड बाय T2²। यहाँ एहतियात से आपने करना है कि T1, ये एक्सेलरेशन नीचे चला जाएगा A1, और ये एक्सेलरेशन A2। सो टाइम के अंदर जो रेशो बनती है वो बनती है स्क्वायर रूट ऑफ देयर एक्सेलरेशन। इसमें एक क्वेश्चन आया था कि एक्सेलरेशन ऑन मून इज 1/6 एक्सेलरेशन ऑन अर्थ। ठीक है, सो फाइंड द रेशो ऑफ देयर टाइम्स। टाइम के बीच में क्या रेशो होगी? सो टी ऑफ मून डिवाइड बाई टी ऑन अर्थ निकालना था। तो आप देख लें कि आपके पास टाइम और एक्सेलरेशन के बीच में इन्वर्स रेशो होता है। तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए ये A2 जो है एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ऑन मून है, विच इज़ 1/6 ऑफ एक्सेलरेशन ऑन अर्थ एंड दैट इज एक्सेलरेशन ऑन अर्थ। सो देयर टाइम की रेशो क्या बनेगी? 1/√6। सो टाइम ऑन अर्थ, ये याद रखना, दिस इज टाइम एट अर्थ T1 ओवर टाइम एट मून इज इक्वल टू 1/√1/6 स्क्वायर रूट। सो हम ये कह सकते हैं कि टाइम एट मून विल बी इक्वल टू √6 टाइम एट अर्थ। ये इंपॉर्टेंट, ये एक क्वेश्चन आया हुआ है पास पेपर्स के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट सिचुएशंस थी। आई होप कि आपको इसका फ़ायदा हुआ होगा।